हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप जगत के पार्ट 2 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने हरित शैवाल देखी थी, हरित शैवाल के लक्षण देखे थे, विशिष्ट लक्षण देखे थे और उदाहरण देखे थे। ठीक है, और हमने किसकी बात चालू कर दी थी? भूरी शैवाल या ब्राउन एल्गी की। ठीक है बच्चों, भूरी शैवाल में हमने क्या क्या बात कर ली थी? हमने देखा था कि सबसे विभिन्न, साइज में, आकार में सबसे अधिक विषमता जो है वो किस में देखी जाएगी? ब्राउन एल्गी में। इसमें सबसे सरल शाखित रूप एक्टोकार्पस होते हैं और ऐसी भी भूरी शैवाल होती है जो 100 मीटर तक लंबी होती है, जिसे हमने कैल्प्स या लैमिनेरिया कहा था। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था बच्चों कि भूरी शैवाल में सभी शैवालें अगुणित हैं। हरी, भूरी, लाल सब अगुणित होती हैं, लेकिन भूरी शैवाल में एक द्विगुणित होती है, फ्यूकस द्विगुणित भूरी शैवाल है। और फिर हमने यह भी देखा था बच्चों कि भूरी शैवाल में जो थैलस है, जो काय है, वो पत्ती रूपी फ्रॉन्स में, तने रूपी स्टाइप में और जड़ रूपी होल्ड फास्ट में थोड़ी विभेदित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लक्षण आपको यहां पर ध्यान रखना है बच्चों भूरी शैवाल में कि भूरी शैवाल की भित्ति में हमने देखा था क्या पाया जाता है बच्चों? एल्गिन, या जिसको हम कह सकते हैं एल्गिनिक अम्ल पाया जाता है। और ये एल्गिन या एल्गिनिक अम्ल जो है ना बच्चों, ये किसका उदाहरण है? ये एक हाइड्रोकोलॉइड होता है। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति है, बिल्कुल भूरी शैवाल की जो कोशिका भित्ति है, भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में एल्गिन या एल्गिनिक अम्ल पाया जाता है जो एक हाइड्रोकोलॉइड होता है और भूरी शैवाल को बाह्य आघात से बचाता है। ठीक है, क्या कार्य करता है भित्ति में? ये इनको, भूरी शैवाल को बाह्य आघात से बचाता है। ठीक है, तो बाह्य आघात से बचाव करने में कौन काम करता है? एल्गिन या एल्गिनिक अम्ल। और ये एक हाइड्रोकोलॉइड है जो भूरी शैवाल की भित्ति में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट लक्षण आपको याद रखना है बच्चों, इनमें जो अलैंगिक जनन होगा। भूरी शैवाल में जो अलैंगिक बीजाणु है वो आपको ध्यान होना चाहिए बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं। चल बीजाणु हैं जिनमें 2 फ्लैजिला होता है। तो 2 फ्लैजिला वाले चल बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु किसमें मौजूद होंगे? भूरी शैवाल में। भूरी शैवाल में जो युग्मक होंगे बच्चों, वो भी क्या होंगे? गतिशील। युग्मक क्या होंगे? गतिशील होंगे और नाशपति आकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं पायरीफॉर्म शेप्ड। ठीक है, तो अलैंगिक बीजाणु कौन से हैं? गतिशील होंगे और गतिशील चल बीजाणु हैं जिनमें 2 फ्लैजिला होगा। और युग्मक भी कैसे होंगे? भूरी शैवाल के गतिशील होंगे और नाशपति आकार के होते हैं, यानी पायरीफॉर्म शेप के होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या लक्षण याद रखने थे? भूरी शैवाल के विशिष्ट लक्षण ये 2 ध्यान रखने थे। अब सारा खेल तो क्या है? भूरी शैवाल के उदाहरण पर है। ठीक है, तो यहां पर ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल के उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण में क्या क्या आता है हमारे पास? फ्यूकस, पोस्टेल्सिया, डिक्टियोटा, सैरगैसम, लैमिनेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्प्स। तो ठीक है, तो ये हमारे पास किस किस के उदाहरण आए हैं बच्चों? भूरी शैवाल के उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं फ्यूकस, पोस्टेल्सिया, डिक्टियोटा, सरगैसम और
लेमिनेरिया। हां, एक एक्टोकार्पस भी याद रख सकते हो, वो हमने लिख ही लिया था। ठीक है, तो ये तो सब किसके उदाहरण है बच्चों? भूरी शैवाल के उदाहरण हैं। अब इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो इनमें सैरगैसम और लैमिनेरिया ये खाने योग्य होती हैं। खाने योग्य या जिसे हम कहते हैं एडिबल लवणीय शैवाल है। ठीक है, खाने योग्य कौन सी है? सैरगैसम भी होती है और लैमिनेरिया भी। खाने योग्य या एडिबल लवणीय शैवाल। ठीक है, वो सैरगैसम भी है, लैमिनेरिया भी है। इसके अलावा लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लैमिनेरिया जो है कैल्प्स, हां, जिनकी लंबाई 100 मीटर तक जाती है, उससे हमको क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। और फ्यूकस के बारे में हमको मालूम है कि ये एक द्विगुणित शैवाल है। ठीक है, तो द्विगुणित शैवाल कौन सी हो गई बच्चों? फ्यूकस, पोस्टेल्सिया है, डिक्टियोटा है, सैरगैसम, लैमिनेरिया और एक्टोकार्पस। और खाने योग्य, खाने में या एडिबल शैवाल कौन सी हो गई? सैरगैसम, लैमिनेरिया। ये दोनों लवणीय शैल हैं। भूरी शैवाल अधिकांश कहां पर पाई जाती है? लवणीय जल में। तो लवणीय जल में पाई जाने वाली खाने योग्य लैमिनेरिया और सैरगैसम, और लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन भी प्राप्त होगा। तो ये हमने किसके विशेष लक्षण देख लिए बच्चों? भूरी शैवाल और भूरी शैवाल के उदाहरण। फिर तीसरे हमारे पास, तीसरे और आखिरी में क्या आ जाती है? रेड एल्गी या जिसे हम कहते हैं लाल शैवाल, यानी रोडोफाइसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाती है हमारे पास? रेड एल्गी या लाल शैवाल। अब सबसे पहले बच्चों, लाल शैवाल जो है उसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज याद रखनी है कि अधिकांश लाल शैवाल भी बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, अधिकांश लाल शैवाल जो है, अधिकांश लाल शैवाल बहुकोशिकीय होती है, यानी मल्टी सेल्यूलर। भाई हमने देखा था भूरी शैवाल जो है, ब्राउन एल्गी, वो तो सारी की सारी बहुकोशिकीय है। हरित शैवाल में एक कोशिकीय रूप और बहुकोशिकीय रूप दोनों पाए जाते हैं। रेड एल्गी में तो लगभग सारी की सारी लाल शैवाल क्या होती हैं? बहुकोशिकीय। ठीक है, अब रेड एल्गी में विशिष्ट लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण तो हमने देख ही लिए थे। इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च है, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं। यह सब हमने देख लिया था। पहला विशेष लक्षण रेड एल्गी का यह है बच्चों कि यह एकमात्र ऐसी शैवाल है जो समुद्र की सतह पर भी पाई जाती है और गहराई में भी मिलती है। हां, समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी होती है? लाल शैवाल। हरी और भूरी शैवाल जो होती है वो बहुत गहराई में नहीं होती समुद्र के, वो सतह पर पाई जाती हैं या सतह से थोड़ा नीचे होती हैं। लेकिन गहराई में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी होगी? लाल शैवाल। तो यह शैवाल जो है समुद्र की सतह एवं गहराई में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी शैवाल जो समुद्र की सतह और गहराई दोनों में पाई जाएगी और प्रमुख रूप से गहराई में पाई जाएगी, वो कौन सी है? लाल शैवाल या रेड एल्गी। अब यहां पर बच्चों ये एक प्रभाव दर्शाती है जिसे हम कहते हैं गॉडीकॉव्स प्रभाव। गॉडीकॉव्स प्रभाव भी कह सकते हैं या क्रोमैटिक प्रभाव भी कह सकते हैं। गॉडीकॉव प्रभाव प्रकाश पे निर्भर है। यह कहता है कि जब यह शैवाल सतह पर होती है तो सतह पर तो यह नीली प्रतीत होती है,
और जैसे जैसे ये गहराई में जाती रहती है वैसे वैसे ये लाल रंग की हो जाती है ना भाई। देखो ये लक्षण नील हरित शैवाल भी दर्शाता है, ये प्रभाव नील हरित शैवाल में भी होता है। और नील हरित शैवाल से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? लाल शैवाल की। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल से ही लाल शैवाल की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों शैवालों में फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों वर्णक होते हैं। फाइकोसाइनिन नीले रंग का वर्णक होता है, फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग का वर्णक होता है। तो इनमें नीले और लाल रंग दोनों वर्णक होते हैं। सतह पर जब प्रकाश ज्यादा होता है तो सतह पर ये नीले रंग के दिखाई देते हैं। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं केवल वही प्रकाश काम कर पाता है जो फाइकोएरिथ्रिन को सक्रिय करता है, और गहराई में फाइकोएरिथ्रिन के कारण ये कैसे रंग के हो जाते हैं? लाल रंग के। तो लाल रंग तो किस कारण होता है भाई? फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण। और नीला रंग जो होता है वो होता है फाइकोसाइनिन के कारण। तो फाइकोसाइनिन नीला रंग, फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग। नील हरित शैवाल हो या लाल शैवाल हो, सतह पर हमेशा किस रंग की दिखेंगी? नीले रंग की। और जैसे जैसे ये समुद्र की गहराई में जाएंगी प्रकाश की किरणों में, और फाइकोएरिथ्रिन के कारण ये लाल रंग की प्रतीत हो जाती है। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? गॉडिकॉफ्स का प्रभाव या क्रोमैटिक इफेक्ट। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था लाल शैवाल में कोई भी क्या नहीं पाया जाता। लाल शैवाल में मैंने आपको बताया था क्या नहीं पाया जाता भाई? फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इसका मतलब इनमें जो अलैंगिक जनन होगा वो भी अगतिशील बीजाणु के द्वारा होगा, और जब लैंगिक जनन होगा उसमें भी अगतिशील युग्मक होंगे, है ना। तो लाल शैवाल में आपको याद रखना है अलैंगिक जनन जो है उसमें भी अगतिशील बीजाणु होंगे, यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स। और लैंगिक जनन में भी आपको याद रखना है अगतिशील युग्मक होंगे। तो अगतिशील युग्मक और अगतिशील बीजाणु ये सब किसका लक्षण है? लाल शैवाल का। लाल शैवाल में फ्लैजिला है ही नहीं। तो कोई भी सवाल आ जाए कि भाई अगतिशील युग्मक बन रहे हैं, अगतिशील बीजाणु बन रहे हैं, तो फ्लैजिला नहीं है, इसका मतलब वो केवल क्या उदाहरण होंगे? लाल शैवाल के उदाहरण होंगे। ठीक है भाई। तो ये तो अपन ने क्या देख लिए? लाल शैवाल के विशिष्ट लक्षण देख लिए। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? लाल शैवाल के उदाहरण की। तो यहां पर लाल शैवाल या लाल रेड एल्गी के उदाहरण। अब उदाहरण में क्या क्या है भाई? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस या आयरिश मॉस। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये कुछ उदाहरण किसके आ गए भाई? लाल शैवाल के। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस। पोरफायरा जो है, हाँ पोरफायरा भी खाने योग्य एडिबल है भाई। खाने योग्य या एडिबल लवणीय शैवाल है। जैसे हमने देखा था दो भूरी शैवाल लैमिनेरिया और सैरगैसम, वैसे ही लाल शैवाल है पोरफायरा, ये खाने योग्य या एडिबल लवणीय शैवाल है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। पॉलीसाइफोनिया का चित्र भी एनसीईआरटी में दे रखा है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये जो लाल शैवाल है बच्चों, हां इनसे अगार अगार प्राप्त होता है।
इनको हम समुद्री खरपतवार भी कहते हैं, है ना। इसी को हम सीवीड या समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। इससे अगार अगार प्राप्त होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये अगार अगार क्या है बच्चों? ये गाढ़ा बनाता है चीजों को। आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने में किसका यूज किया जाता है? अगार अगार। फिर जब हम सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु को लेबोरेटरी में वृद्धि करवाते हैं, संवर्धित करते हैं, तो वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? अगार अगार का। तो अगार अगार बिल्कुल कैसा है भाई? ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो कहां पर यूज होता है भाई? सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, और कहां यूज होता है? आइसक्रीम्स और जेलीज को गाढ़ा बनाने में। तो आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने में और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में क्या यूज होता है? अगार अगार यूज होता है। और ये अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। ये हमने जैव अणु में भी पढ़ा था। हां, और कॉन्ड्रस और आयरिश मॉस आखिरी में। इसमें कॉन्ड्रस और आयरिश मॉस जो है, इसमें आपको क्या प्राप्त होता है? कैरागीन। कैरागीन भी अगार अगार जैसा है, और वो भी आइसक्रीम्स और जेलीज को गाढ़ा बनाने में यूज किया जाता है। तो कैरागीन किससे प्राप्त होता है? कॉन्ड्रस से। अगार अगार किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और खाने योग्य, ठीक है, खाने योग्य जो लवणीय शैवाल है वो कौन सी है? पोरफायरा है। ठीक है, तो पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस, ये सब किसके उदाहरण हो गए? लाल शैवाल के उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, तो तीनों शैवाल तो अपन ने देख ली। ठीक है, तीनों शैवाल का मतलब यह है हमने हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल देख ली। अब इसमें क्या याद रखना है? दो चीजें। एक तो सबसे पहले आर्थिक महत्व, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें तो शैवाल का आर्थिक महत्व, अब शैवाल के आर्थिक महत्व में पहला तो बच्चों देखो, है तो ये सबसे सरल, सबसे सिंपलेस्ट जीव है ये, है ना। पादप जगत में सबसे सिंपल, सबसे प्राचीन, सबसे पुराने तो शैवाल हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में इनका योगदान सबसे ज्यादा है। हां, 50% तक फोटोसिंथेसिस कौन करता है? शैवाल। ये सब बड़े बड़े पादप है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब बड़े बड़े पादप नाम के हैं। हां, प्रकाश संश्लेषण में 50% प्रकाश संश्लेषण तो केवल यही शैवाल करते हैं बेचारे। हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, और वो डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स, है ना। तो पहला तो आर्थिक महत्व है कि लगभग पहला लक्षण तो यह है बच्चों कि लगभग 50% प्रकाश संश्लेषण शैवाल के द्वारा होगा, के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर अपन ने देख ही लिया खाने योग्य शैवाल कौन सी हैं। खाने योग्य यानी एडिबल शैवाल कौन सी हैं? तो दो तो भूरी शैवाल देखी अपन ने, लैमिनेरिया और सैरगैसम, और एक अपन ने देखी लाल शैवाल, पोरफायरा, है ना भाई। तो ये सब लैमिनेरिया, सैरगैसम, पोरफायरा, ये सब खाने योग्य क्या है? खाने योग्य एडिबल शैवाल है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली भाई? शैवाल की। पादप जगत में सबसे पहले अपन ने क्या देखा? पादप जगत में हमने यही तो देखा है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? शैवाल की। शैवाल के सामान्य लक्षण हमने देख लिए, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल की बात कर ली, और उनके आर्थिक महत्व।
अब एल्गी या शैवाल के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन से पादप आएंगे भाई? उससे थोड़े ज्यादा विकसित, यानी ब्रायोफाइट्स। तो अब हम आज किसकी बात करेंगे? ब्रायोफाइटा की, है ना? किसकी बात करेंगे भाई? ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। अब ब्रायोफाइटा पादप जो है, सबसे पहले तो हम ब्रायोफाइट्स के आवास की बात करें। तो देखो भाई, ये जो सारी शैवाल थी, ये सारी शैवाल तो पानी में रहती है ना? सभी की सभी शैवाल जो होती हैं वो जलीय या एक्वेटिक है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जितने भी हमने शैवाल पढ़ी ना, इनका आवास देखा था अपन ने। सभी शैवाल जो हैं वो क्या होती हैं? एक्वेटिक या जलीय हैं। ठीक है, अपन ने हरित शैवाल देखी थी। हरित शैवाल अपन ने देखी कि वो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में होती है, और भूरी शैवाल और लाल शैवाल जो है वो अधिकांश लवणीय जल में आती है। इसका मतलब शैवाल वाला जो पादप है ये तो सब जल में रहता है। तो पहले स्थलीय पादप कौन से आए? पहले स्थलीय पादप आए ब्रायोफाइट्स। ये पहले स्थलीय पादप, या इन्हें कहते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। पहली बार स्थल पे रहने वाले पादप कौन से आए? ब्रायोफाइट्स। हां, तो इनका आवास क्या है भाई? इनका आवास था आर्द्रता युक्त मृदा, यानी मॉइस्ट सॉइल, और छायादार क्षेत्र। छायादार क्षेत्र मतलब शेडी प्लेसेस, है ना? छायादार मतलब जहां ज्यादा धूप ना पड़े। तो जहां पर ज्यादा धूप नहीं होती, ज्यादा प्रकाश नहीं होता, कम प्रकाश होता है, इसलिए इन पादपों को कहते हैं स्कायोफाइट्स, है ना? स्कायोफाइट्स का मतलब है शेड लविंग प्लांट्स, छाया प्रिय पादप। ठीक है, तो सबसे सरल, हम कहते हैं ना जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। पढ़ेंगे अपन एवोल्यूशन में, जैव विकास में, कि जीवन की उत्पत्ति तो जल में हुई थी। तो पादपों की उत्पत्ति भी सबसे सरल, सबसे पुराने, सबसे सिंपलेस्ट पादप कौन से हैं? शैवाल। वो भी किसमें थे? जल में। अब धीरे धीरे उन्होंने जल से बाहर आना चालू करा। तो शैवाल तो सारी जलीय थी। अब जो सबसे पहले स्थलीय पादप जो लैंड पर आए वो कौन से थे? ब्रायोफाइट्स। इसलिए मैंने कह दिया पहले स्थलीय पादप है। स्थल में आने लग गए मतलब ये मृदा, सॉइल में ग्रो करने लग गए। लेकिन कैसा मृदा होनी चाहिए? आर्द्रता युक्त मृदा होनी चाहिए, छायादार क्षेत्र होना चाहिए, ज्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये स्थल पे आ तो गए, लेकिन ये सफल स्थलीय पादप नहीं है। सफल स्थलीय पादप क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ये पादप आ तो गए जमीन पर, मृदा में वृद्धि करने लग गए, लेकिन अभी भी इन पादपों को लैंगिक जनन के लिए, निषेचन के लिए तो जल की आवश्यकता थी। ठीक है, सारे के सारे शैवाल थे। शैवाल से पादप कौन से आए? ब्रायोफाइट्स आ गए। अब ब्रायोफाइट्स आ तो गए जमीन पर, आ तो गए सॉइल पर, लेकिन अभी भी निषेचन के लिए तो इन्हें किसकी आवश्यकता है? जल की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? यह मतलब ब्रायोफाइट्स जो हैं, ब्रायोफाइट्स सफल स्थलीय पादप नहीं है। और वो सफल स्थलीय पादप क्यों नहीं है? क्योंकि सफल स्थलीय पादप नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? चूंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो ये पहले पादप हैं जो स्थल पे तो आ गए, पहले पादप हैं जो मृदा या सॉइल में तो आ गए, पहले पादप। लेकिन
अभी भी ये निषेचन नहीं कर पाते। निषेचन के लिए तो इन्हें जल की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है इसलिए इनको सफल स्थलीय पादप नहीं कहते, और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है इस कारण इन्हें पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, तो क्या देखा बच्चों अपन ने? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमको मालूम चल गया ये पहले स्थलीय पादप हैं। अब ये जल में नहीं रहते तो ये मृदा या सॉइल पे है, तो है तो स्थलीय पादप। ऐसे स्थल पे रहते हैं, ऐसे जमीन पे रहते हैं जहां पर मृदा, जहां पर आर्द्रता, नमी हो, पानी हो और छाया अधिक हो। छाया प्रिय पादप हैं, इसलिए इनको मैंने स्कायोफाइट्स कह दिया। फिर भले ही ये स्थलीय पादप हैं लेकिन इनको सफल स्थलीय पादप नहीं कहते, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कहते। क्यों कहें? क्योंकि इनको निषेचन के लिए तो जल की आवश्यकता है। तो अभी भी ये रहते भले ही जमीन पे हैं बट निर्भर तो जल पर हैं, इसलिए सफल स्थलीय पादप नहीं कहते। और क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। इस कारण इनको पादप जगत के उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात की सबसे पहले पादपों की, फिर ब्रायोफाइट्स की। फिर नेक्स्ट लक्षण क्या है भाई ब्रायोफाइट्स का? अभी तक भी ब्रायोफाइट्स भी शैवाल से तो विकसित है। ब्रायोफाइट्स शैवाल से तो विकसित होना चालू हो गए ना, लेकिन अभी भी इनमें संवहनीय उत्तक नहीं आया। शैवाल में भी संवहनीय उत्तक नहीं था, ब्रायोफाइट्स में भी संवहनीय उत्तक जाइलम फ्लोएम नहीं है। और जाइलम फ्लोएम नहीं होता ना, इसलिए ब्रायोफाइट्स ऐसे लंबे नहीं हो पाते। ये भी ऐसे चादर पर, ये भी एक मृदा पर या सॉइल पर चादर के रूप में बिछे होते हैं, साइज छोटी होती है। क्योंकि जब पादपों की साइज बढ़ेगी तो फिर तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जल और खनिज को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो ब्रायोफाइट्स में भी संवहनीय उत्तक नहीं आए हैं, तो इनकी हाइट भी लंबी नहीं होती। ये भी ऐसे मृदा पर चादर के रूप में बिछे रहते हैं। तो नेक्स्ट लक्षण ब्रायोफाइट्स का भी क्या हो गया भाई? ब्रायोफाइट्स में संवहनीय उत्तक नहीं होते। तो नेक्स्ट लक्षण ब्रायोफाइट्स में संवहनीय उत्तक एब्सेंट। मतलब ये भी कैसे पादप हैं? असंवहनीय, नॉन वैस्क्यूलर या एवैस्क्यूलर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते, एवैस्क्यूलर हैं। फिर क्या होगा? लेकिन ब्रायोफाइट्स में, अब ब्रायोफाइट्स जो हैं उनमें उसमें जो युग्मनज बनेगा, जाइगोट, वो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। तो भ्रूण का निर्माण ब्रायोफाइट्स में जरूर होगा, इसलिए भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे। तो नेक्स्ट लक्षण याद रखना है आपको बच्चों, ब्रायोफाइट्स में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इन्हें एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों इनको? अपन एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में सबसे पहली बार किसका निर्माण बन गया भाई? भ्रूण का निर्माण बन गया। अब इनकी जो मुख्य काय है, अब शैवाल जो था बच्चों, शैवाल की मुख्य काय में तो थैलस था। शैवाल की जो मुख्य काय थी वो तो थैलस थी, तने, मूल और जड़ों में विभेदित नहीं थी। तो मुख्य काय में विभेदन कहां प्रारंभ हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स में। अब ब्रायोफाइट्स विकसित होंगे ना,
तो ब्रायोफाइट्स ऐसे मूल रूपी, तने रूपी और पत्ते रूपी संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। भाई विकास हो रहा है, शैवाल से अधिक विकसित ब्रायोफाइट्स हैं। तो शैवाल से अधिक विकसित ब्रायोफाइट्स कैसे हो गए? सबसे पहले तो वो जल से स्थल पर आ गए, है ना, जल से स्थल में आ गए। ये तो उन्होंने विकास दर्शाया कि देखो भाई अब मैं जमीन पे आ गया हूं, लेकिन पूरा जमीन पे रह नहीं सकता, निषेचन के लिए तो मुझे अभी भी जल चाहिए। ठीक है, संवेदनीय उत्तक मेरे पास भी नहीं है, शैवाल के पास भी नहीं है, मैं भी नहीं बना पाया, इसलिए मैं लंबा नहीं हो सकता, चादर के रूप में बिछा रहूंगा जमीन पर। फिर हां, लेकिन मैंने भ्रूण बनाना चालू कर दिया, तो शैवाल से अधिक विकसित हो गया, भ्रूण बनाऊंगा, मैंने एम्ब्रियोफाइटा। फिर मेरा जो मुख्य काय है उसमें विभेदन चालू कर दिया भाई मैंने तने रूपी, पत्ती रूपी और मूल रूपी संरचनाएं बनानी चालू कर दी। तो नेक्स्ट लक्षण क्या याद रखना है ब्रायोफाइट्स का भाई? ब्रायोफाइट्स में मुख्य काय का विभेदन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मुख्य काय का विभेदन प्रारंभ हो जाता है, अतः इनमें पत्ती रूपी, तने रूपी व जड़ रूपी संरचना होती है राइजोइड्स, जिसको हम मूलाभास कहते हैं, उपस्थित। ठीक है, तो क्या देखा भाई अपन ने? ब्रायोफाइट्स में संवेदनीय उत्तक तो आए नहीं, संवेदनीय उत्तक नहीं आए, लेकिन क्या विकास हो गया? ये किससे बेहतर हो गया? ये आपके शैवाल से बेहतर होने लग गया। शैवाल से बेहतर कैसे होने लग गया? दो तरीकों में। शैवाल में भ्रूण नहीं बन रहा था, इसमें भ्रूण बनने लग गया। दूसरा, शैवाल की काय थैलस थी, ये थैलोफाइटा नहीं है। थैलोफाइटा नहीं है इसका मतलब इसकी मुख्य काय थैलस नहीं है। अब उसने हाथ पांव मारने चालू कर दिए, विभेदन चालू कर दिया, यानी उसने पत्ती रूपी संरचनाएं, तने रूपी संरचनाएं और जड़ रूपी संरचनाएं, राइजोइड्स या मूलाभास बनाना चालू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ब्रायोफाइट्स में जब अपन ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स है तो असंवेदनीय, मतलब नॉन वैस्क्यूलर या एवैस्क्यूलर हैं, और इनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, है ना। तो नॉन वैस्क्यूलर या एवैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इसमें बीज नहीं बन रहे। फिर ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो तो आ गया, भ्रूण, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भ्रूण बनने लग गया, इसलिए इनको एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे। लेकिन संवेदनीय उत्तक इनमें नहीं आए हैं, नॉन वैस्क्यूलर या एवैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स हैं, और ये छायादार क्षेत्रों में रहते हैं, है ना। छाया प्रिय पादप हैं, जहां पर धूप कम हो, छाया ज्यादा हो, वहां पर पाए जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्कायोफाइट्स। तो याद रखना, स्कायोफाइट्स नाम, एम्ब्रियोफाइटा नाम, असंवेदनीय क्रिप्टोगैम्स, ये सब जो हैं वो किसके लक्षण हैं? ब्रायोफाइट्स के। अब ब्रायोफाइट्स की मुख्य बॉडी की बात करें। अब पहली चीज, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, हां, ब्रायोफाइट को अगर आप देखते हो, है ना, अगर आपको कोई ब्रायोफाइट दिखाई देता है तो उसकी जो मुख्य पादप काय है ब्रायोफाइट्स की, वो भी अगुणित होगी। हां, शैवाल भी अगुणित थी, ब्रायोफाइट्स की भी जो मुख्य काय है, मुख्य पादप काय है, वो अगुणित होगी, और उसी मुख्य काय पर युग्मक का निर्माण होगा। तो मुख्य पादप काय अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है, और उसी मुख्य काय पर किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा। इसलिए ऐसी मुख्य पादप काय को युग्मकोद्भिद या गेमीटोफाइट कहेंगे।
ठीक है, तो क्या है भाई, इधर ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स की मुख्य पादपकाय अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है ना। ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य पादपकाय है वो अगुणित या हैप्लॉइड होती है और उस पर युग्मक निर्माण होता है ना भाई। ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य पादपकाय है वो अगुणित या हैप्लॉइड है और उस पर किसका निर्माण होता है, युग्मक निर्माण। इस कारण मुख्य पादपकाय को युग्मकोद्भेद या गैमीटोफाइट कहते हैं। ठीक है भाई, ये एक नया शब्द आया है अब, गैमीटोफाइट। गैमीटो मतलब युग्मक, फाइट मतलब प्लांट बॉडी। ठीक है, तो जो मुख्य पादप काय है, ब्रायोफाइट की जो प्रमुख काय है, प्लांट है ना, ब्रायोफाइट एक पादप है, अगर आप उसको देख रहे हो तो उसकी जो मुख्य काय है, जो तने रूपी, पत्ती रूपी और जड़ रूपी संरचना में विभेदित है, वो अगुणित है और उस पर युग्मक का निर्माण होगा। इसलिए उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, युग्मकोद्भेद या गैमीटोफाइट। इसे क्या कहेंगे, एन। अगुणित है, हैप्लॉइड है, तो उसे क्या कहेंगे, एन कहेंगे। ठीक है, अब पूरे ब्रायोफाइट का जीवन चक्र समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या समझाऊंगा बच्चों, चार्ट से ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र की अपन बात करेंगे। अब आ जाओ, ब्रायोफाइट की जो मुख्य काय है, 8 मिनट मुख्य, 1 सेकेंड, मैंने यहां पर लिख लिया अब गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट का मतलब है युग्मकोद्भेद। ठीक है, ये हमारे पास एन अगुणित है और यही मुख्य पादपकाय है। तो ब्रायोफाइट की मुख्य पादपकाय जो है वो मैंने क्या नाम दे दिया, गैमीटोफाइट या युग्मकोद्भेद। क्यों कहा युग्मकोद्भेद, क्योंकि पहले तो ये अगुणित है और युग्मक नाम क्यों दिया, क्योंकि इस पर युग्मक बनेंगे। अब देखो बच्चों, यदि इस पे युग्मक बनेंगे, है ना, इस युग्मकोद्भेद पर हम युग्मक बनाएंगे। अब अगर युग्मकोद्भेद पर युग्मक मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे, ये तब बन पाएंगे ना जब इस पे नर और मादा लैंगिक अंग हो। भाई नर युग्मक के लिए नर लैंगिक अंग होना चाहिए, मादा युग्मक के लिए मादा लैंगिक अंग होना चाहिए। तो गैमीटोफाइट में पहली चीज, नर लैंगिक अंग को कहते हैं एंथरीडिया। क्या नाम है भाई, एंथरीडिया। इसका मतलब नर लैंगिक अंग। और इसी प्रकार आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया ये भी एन है। इसका मतलब ये है मादा लैंगिक अंग।
ठीक है भाई, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन एक मुख्य ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि ब्रायोफाइट की जो एक मुख्य पादप काय है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? युग्मकोद्भिद। क्योंकि एक तो वो अगुणित है, मतलब उसमें कोशिकाएं अगुणित है और उस पर युग्मक बनेंगे। तो इस मुख्य पादप काय पर युग्मक तब बन पाएंगे ना जब उसमें लैंगिक अंग होंगे। तो उस गेमेटोफाइट पे जो नर लैंगिक अंग है उसे एंथेरिडिया कहेंगे और जो मादा लैंगिक अंग है उसे आर्किगोनिया कहेंगे। तो नर लैंगिक अंग को क्या नाम दे दिया बच्चों? एंथेरिडिया। मादा लैंगिक अंग को क्या नाम दे दिया? आर्किगोनिया। अब नर लैंगिक अंग है तो नर युग्मक बनाएंगे और मादा लैंगिक अंग है तो मादा युग्मक बनेगा। तो एंथेरिडिया यानी जो नर लैंगिक अंग है उससे आपके पास बनते हैं एंथरोजोइड्स। उससे आपके पास बना नर युग्मक। ठीक है, तो एंथेरिडिया क्या था? नर लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग क्या बनाएगा? नर युग्मक बनाएगा। नर युग्मक को क्या नाम दे दिया? एंथरोजोइड्स। इन नर युग्मक की खासियत क्या है भाई? नर युग्मक की खासियत यह है कि ये कॉमा आकार के होते हैं और गतिशील बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कॉमा आकार के हैं, गतिशील हैं, मतलब दो फ्लैजिला होता है इनमें। तो कॉमा आकार के हैं और दो फ्लैजिला हैं नर युग्मक में। फिर यहां पर आर्किगोनिया मादा लैंगिक अंग क्या बनाएगी? अंड कोशिका, यानी मादा युग्मक बनेगा एग सेल, अंडाणु। है ना? आसान है भाई। युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद का मतलब है ये मुख्य काय है। ब्रायोफाइट्स कब आप देखोगे तो ब्रायोफाइट्स की मुख्य काय दिखेगी, वो अगुणित होगी, उस पे युग्मक बनेंगे। युग्मक तो तब बनेंगे जब उस पे लैंगिक अंग होंगे। तो नर लैंगिक अंग एंथेरिडिया है, मादा लैंगिक अंग आर्किगोनिया है। नर लैंगिक अंग नर युग्मक बनाएंगे एंथरोजोइड्स और मादा लैंगिक अंग मादा युग्मक बनाएंगे एग। अब नर युग्मक मादा युग्मक क्या होगा? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होगा? निषेचन। तो निषेचन के लिए अभी मैंने बताया था किसकी आवश्यकता होगी? जल की। निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की होगी। तो अब जब निषेचन होगा ना तो उस निषेचन को हम ज़ूडियोगैमी कहते हैं। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज़ूडियोगैमी। इसका मतलब दो चीजें। निषेचन को ज़ूडियोगैमी क्यों कहा? क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, निषेचन के लिए जल आवश्यक है और तैरते हुए कौन आ रहा है जल में? नर युग्मक जो है वो गतिशील है ना? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन तो जल में होगा। निषेचन जल में होगा तो जल आवश्यक है निषेचन के लिए, और नर युग्मक उस जल में तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचेंगे। तो नर युग्मक गतिशील हैं और निषेचन के लिए जल आवश्यक है। इन दोनों लक्षणों के आधार पर निषेचन को क्या कहते हैं? ज़ूडियोगैमी। निषेचन को क्या कहते हैं? ज़ूडियोगैमी। अब निषेचन हुआ तो निषेचन से क्या बनेगा? युग्मक, सॉरी युग्मनज। निषेचन से क्या बनेगा भाई? युग्मनज यानी जाइगोट। निषेचन से बना जाइगोट या युग्मनज, है ना? 2n। अभी तक तो सारी अवस्थाएं कैसी थी? n।
पहली बार युग्मनज जाइगोट बना 2n, कैसे बना? निषेचन से। अब ये युग्मनज विकसित होगा, ब्रायोफाइट्स है ना भाई, तो विकसित होगा। विकसित से क्या बनाएगा? विकास के द्वारा भ्रूण या एम्ब्रियो। विकसित होकर क्या बनाएगा बच्चों? भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगा। और ये भ्रूण या एम्ब्रियो किस में विकसित होगा? बीजाणुद्भिद में। ये किस में विकसित होता है? बीजाणुद्भिद, या जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। ये लाल जो भी मैं बना रहा हूं ना बच्चों, ये लाल मतलब 2n है, ठीक है। तो युग्मनज है, युग्मनज किस में विकसित हुआ? भ्रूण में। भ्रूण किस में विकसित हुआ? भ्रूण विकसित हुआ नया बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ना बच्चों, हां, इसके 3 हिस्से होते हैं। फुट अभी बताऊंगा बच्चों चित्र से भी, सीटे और कैप्सूल, ठीक है। ये जो बीजाणुद्भिद बना है, ये बीजाणुद्भिद जो है ना बच्चों बना है, ये बीजाणुद्भिद अलग से नहीं बनेगा। ये बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर ही बनेगा। हां, एक पादप में, ये पादप था गेमिटोफाइट, निषेचन तो कहां हो गया? जल में। निषेचन तो जल में हो गया, उससे युग्मनज, फिर भ्रूण बना, और भ्रूण से बीजाणुद्भिद जो विकसित हुआ ना, वो इस गेमिटोफाइट के ऊपर ही विकसित हुआ। अब ये क्या होगा? 2-3 चीजें सुनो। फुट, सीटे और कैप्सूल हैं। अब यहां से क्या होगा? इस बीजाणुद्भिद का जो कैप्सूल है, कैप्सूल 2n है, उसमें आपके पास मियोसिस होगा, और उस मियोसिस से आपके पास स्पोर या बीजाणु बनेंगे जो अगुणित होंगे। और ये बीजाणु या जो n है, ये बीजाणु जो है, ये अंकुरण के द्वारा, अंकुरण यानी जर्मिनेशन, जो कि प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, क्या बना देगा? गेमिटोफाइट। देखो भाई क्या बनाया भाई, ये क्या है सर? ये पूरा ब्रायोफाइट का जीवन चक्र बनाया है मैंने, कि ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र है। सुनो वापस और समझो क्या क्या कहना चाहता हूं, कई सारे सवाल इसी में बन जाते हैं। वापस, सबसे पहले आसान था, ब्रायोफाइट को जब आप देखते हो, किसी भी ब्रायोफाइट को आप देखोगे, किसी भी ब्रायोफाइट पादप को देखोगे, तो उसकी जो मुख्य पादप काय दिखेगी, मुख्य काय दिखेगी, वो अगुणित होगी, उस पे युग्मक बनेंगे, उसे हम गेमिटोफाइट कह देंगे। कह दिया गेमिटोफाइट। अब उस गेमिटोफाइट पे एक नर लैंगिक अंग होगा और मादा लैंगिक अंग होगा। नर लैंगिक अंग एंथेरिडिया, मादा लैंगिक अंग आर्किगोनिया। तो नर लैंगिक अंग से बनेंगे नर युग्मक एंथेरोजोइड्स, मादा लैंगिक अंग से बनेंगे मादा युग्मक अंडकोशिका। नर युग्मक जो है वो कौमा आकार के होंगे, छोटे होंगे और गतिशील होंगे, फ्लैजिला होगा। अब नर युग्मक को, अंडकोशिका को या एग सेल को क्या करना है? निषेचित या फर्टिलाइज। निषेचन के लिए 2 चीजें हैं। निषेचन के लिए एक तो जल आवश्यक होगा, और नर युग्मक भी जल में तैरते हुए अंडकोशिका तक पहुंचेंगे और उसको निषेचित करेंगे। तो जल की आवश्यकता और नर युग्मक की गतिशीलता, इन दोनों लक्षणों के आधार पर निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जूडियोगैमी या निषेचन या जूडियोगैमी। फिर निषेचन हुआ बच्चों, निषेचन से आपके पास पहली द्विगुणित कोशिका बनी है युग्मनज। अभी तक तो द्विगुणित देखने को नहीं था, सब अगुणित, अगुणित नर लैंगिक अंग, अगुणित मादा लैंगिक अंग, नर युग्मक अगुणित, मादा युग्मक अगुणित, सब अगुणित था।
अब पहली बार द्विगुणित देखने को मिला भाई, युग्मनज या जाइगोट। अब ये युग्मनज या जाइगोट विकसित होगा, विकसित होकर भ्रूण बनाएगा और वो भ्रूण विकसित होकर एक नया बीजाणुद्भिद पादप। अब बीजाणुद्भिद क्यों कहा है? ये भी पादप काय है, ये पादप काय इसके ऊपर बनेगी और बीजाणु बनाती है, इसलिए तो ये बीजाणुद्भिद 3 हिस्सों में विभेदित होगा, फुट, सीटे और कैप्सूल। ये सब द्विगुणित संरचनाएं हैं बच्चों, ये याद रखना, ये संरचनाएं फुट, सीटे और कैप्सूल द्विगुणित है। अब इस कैप्सूल में बीजाणु होंगे, वो मियोसिस करेंगे, मियोसिस से अगुणित बीजाणु बनेंगे और ये अगुणित बीजाणु फिर मृदा में जाकर अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर नया ब्रायोफाइट बना देंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ? जीवन चक्र। अब सुनो 2-3 चीजें। इस जीवन चक्र में अगुणित अवस्था भी है, द्विगुणित अवस्था भी है ना? इस ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था भी है, द्विगुणित अवस्था भी है। तो इस जीवन चक्र को अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ब्रायोफाइट्स का जो जीवन चक्र है, ये जो अपन ने बनाया, ये जो ब्रायोफाइट्स का अपन ने जीवन चक्र बनाया है, इसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लो मतलब अगुणित भी है, डिप्लॉन्टिक मतलब द्विगुणित भी है। क्यों हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अगुणित अवस्था भी बनती है, द्विगुणित अवस्था भी बनती है, पहली चीज। दूसरी चीज, युग्मकोद्भिद भी पादप काय है, बीजाणुद्भिद भी पादप काय है, लेकिन मुख्य प्रभावी कौन है? हुक्म किसका चलेगा? गेमीटोफाइट का। बीजाणुद्भिद तो बेचारी है। बेचारी क्यों? क्योंकि ये बीजाणुद्भिद अलग से रह नहीं सकती। किस पे रहती है? ये इस युग्मकोद्भिद के ऊपर ही रहेगी, किराएदार है भाई, तो मकान मालिक का ही तो हुक्म चलेगा। तो गेमीटोफाइट तो आपके पास मकान मालिक है, जिसका मकान है, ये मुख्य काय है। ये बीजाणुद्भिद तो बेचे किराएदार हैं, उसी के ऊपर रह रहे हैं, गेमीटोफाइट पर निर्भर हैं, आवास के लिए भी निर्भर हैं, पोषण के लिए भी निर्भर हैं। मतलब ये जो बीजाणुद्भिद है ना बच्चों, फुट, सीटे और कैप्सूल, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। फुट, सीटे, कैप्सूल, इनमें कोई प्रकाश संश्लेषी संरचना है ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण तो केवल युग्मकोद्भिद करेगा। तो बीजाणुद्भिद बेचारा है, उसको भोजन भी कहां से मिलेगा? युग्मकोद्भिद से। रहने के लिए जगह भी उसी के ऊपर रहेगा, तो आवास और पोषण के लिए वो किस पे निर्भर रहेगा? युग्मकोद्भिद पर। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की प्रमुख काय, ब्रायोफाइट्स की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, और बीजाणुद्भिद जो है वो बेचारी अवस्था है। बेचारी अवस्था है मतलब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो आवास के लिए भी युग्मकोद्भिद पर रहेगी, और खुद भोजन, प्रकाश संश्लेषी भी नहीं है, भोजन भी उसको कौन बना के देगा? युग्मकोद्भिद से भोजन रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखे यहां पर? नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको, ब्रायोफाइट्स की प्रभावी यानी डोमिनेंट अवस्था वो तो है अगुणित युग्मकोद्भिद, है ना? जो प्रभावी अवस्था है वो क्या है? अगुणित युग्मकोद्भिद है। और द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था जो है आवास
एवं पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। ठीक है, तो जो आपके पास द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था है, ठीक है, जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था है बच्चों, वो बेचारी है, किराएदार है। आवास और पोषण दोनों के लिए किस पर आश्रित है? दोनों के लिए वो युग्मकोद्भिद पर ही आश्रित होती है। ठीक है, तो इस जीवन चक्र से दो चीजें अपन ने देख ली। पहली चीज तो अपन ने देखी कि ये ब्रायोफाइट्स का जो जीवन चक्र है, इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था यानी अगुणित अवस्था भी है और बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित अवस्था भी है, दोनों हैं। इसलिए इसको अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र कहते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मुख्य मकान मालिक जो है, जिसका मकान है, जिसकी मुख्य पादप काय है, वो तो युग्मकोद्भिद है, उस पर बीजाणुद्भिद कुछ समय के लिए रहेगा। ठीक है, और भोजन भी उससे ग्रहण करेगा। तो आवास और भोजन के लिए बीजाणुद्भिद जो है वो किस पे निर्भर करेगा? युग्मकोद्भिद पर। फिर नर लैंगिक अंग बता दिया मैंने, मादा लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग एंथेरिडिया है, मादा लैंगिक अंग आर्किगोनिया। नर युग्मक का लक्षण याद रखना, जो नर युग्मक होते हैं ब्रायोफाइट्स के, जो एंथेरोजोइड्स हैं, कौमा आकार के होंगे, दो फ्लैजिला होंगे, गतिशील होंगे। निषेचन की प्रक्रिया जूडियोगैमी, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? निषेचन के लिए जल आवश्यक होना चाहिए, और नर युग्मक क्या होते हैं? गतिशील। युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियोफाइटा। बीजाणुद्भिद जो है वो 3 हिस्सों में विभेदित है। बीजाणुद्भिद जो ब्रायोफाइट्स का है वो कितने हिस्सों में विभेदित है? 3, फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित है। फिर इसमें जो कैप्सूल में बीजाणु है वो मियोसिस दर्शाएंगे, मियोसिस से अगुणित बीजाणु बनेंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हां यह मैं आगे बताऊंगा। प्रत्यक्ष अंकुरन का मतलब तो है कि बीजाणु सीधे नया युग्मकोद्भिद बना देंगे, अप्रत्यक्ष का मतलब मैं आगे समझाऊंगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंकुरन से ब्रायोफाइट जो हैं वो किसमें विकसित हो जाएंगे? या जो स्पोरोफाइट है या स्पोर है बीजाणु, वो गेमीटोफाइट में निर्भर या निर्मित हो जाता है। ठीक है भाई, तो बेसिकली आज अपन ने क्या देखा है? आज अपन ने केवल ब्रायोफाइट्स के लक्षण देखे हैं, है ना। ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन देखा भाई अपन ने, आवास की बात की ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स को अपन पादप जगत के उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। फिर अपन ने देख लिया ब्रायोफाइट्स में संवहनी ऊतक तो अभी तक नहीं आए, अभी तक, लेकिन भ्रूण बनने लग गया, छायादार पादप हैं और इनमें काय का विभेदन चालू हो गया, तने जैसे, पत्ती जैसे, जड़ जैसी संरचनाएं इनमें आ गई। और फिर अपन ने विस्तार में मुख्य काय यानी ब्रायोफाइट्स के अपन ने चक्र की, मुख्य जीवन चक्र की अपन ने बात की है। और मुख्य जीवन चक्र में अपन ने देख लिया हैप्लॉइड अवस्था भी है अगुणित, डिप्लॉइड अवस्था भी है द्विगुणित। तो अगुणित और द्विगुणित दोनों अवस्थाएं हैं, इसलिए इस चक्र को अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा है। लेकिन इसमें भी प्रभावी अवस्था, डोमिनेंट अवस्था याद रखी जाए तो वो अगुणित युग्मकोद्भिद है। जो द्विगुणित अवस्था है वो बेचारी है, वो आवास और पोषण पर निर्भर किस पे करेगी? युग्मकोद्भिद पर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ब्रायोफाइट्स की क्लासेस बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मॉसेस होती हैं, उनके लक्षणों की बात करेंगे और उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।